सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत छायावादी काव्यधारा की तात्कालिक परिस्थितियों के विषय पर चर्चा की थी। आज हम इसी छायावादी काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं या उस युग की जो प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जब साहित्यकार जब साहित्य लेखन करता है तो साहित्य लेखन के अंतर्गत उसके साहित्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, उन्हीं विशेषताओं और प्रवृत्तियों के विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि छायावादी काव्य परंपरा, जो कि एक दो महायुद्धों के बीच में पूर्ण रूप से पली बड़ी हुई, और उसके अंतर्गत जो हमारे साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों के साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसी बात को हम छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के भाग 1 के अंतर्गत हम कुछ विशेषताओं पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि छायावादी काव्य परंपरा एक ऐसी स्वच्छंदतावादी परंपरा दिखाई पड़ती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिवादी भावना मूलभूत रूप से उभर करके सामने आई, और यही व्यक्तिवादी भावना के साथ साथ ऐसी अनेक कौन सी प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं हमें दिखाई पड़ी जिसके कारण से यह युग एक समृद्ध युग के रूप में जाना जाता है। तो आज हम इसी काव्यधारा की विशेषताओं के भाग 1 के अंतर्गत हम विशेषताओं पर अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सामने सबसे पहली विशेषता उभर करके आती है व्यक्तिवाद। छायावादी काव्यधारा की एक मूलभूत एवं प्रधान जो विशेषता है वह व्यक्तिवाद है, यानी कि इस समय का जो साहित्य है वह व्यक्ति के ऊपर या व्यक्ति के इर्द गिर्द मंडराता हुआ पूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है। तो व्यक्तिवाद की इसी प्रधानता के विषय को यदि हम देखें तो हिंदी के छायावादी काव्य में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति आधुनिक औद्योगिकता में प्रेरित व्यक्तिवाद है। आधुनिक युग की प्रतिद्वंदात्मक व्यवस्था, अधिकार, स्वायत्त और पूंजीवादी मितव्ययता के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवाद का जन्म हुआ, यानी कि व्यक्तिवाद के परिणाम का जो आधार था वह मूल रूप से प्रतिद्वंदात्मक व्यवस्था जो कि हमारे समाज के अंतर्गत देखने को मिलती है आधुनिक काल उस युग के अंतर्गत। उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिकार और अपनी स्वायत्तता को प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, उसके साथ साथ पूंजीवादी जो व्यवस्था उस समय फैल रखी थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही व्यक्तिवाद का जन्म हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार होने चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के विकास करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी बात को इस विचारधारा के कवियों ने उभारा है। इस व्यक्तिवाद के फलस्वरूप छायावादी कवियों ने स्वच्छंदतावाद, कलावाद की दुहाई दी जो नैसर्गिक थी। केवल आध्यात्मिक पक्ष या दार्शनिक अनुभूति ही छायावाद नहीं, छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें मध्ययुगीन अवशेषों से युक्त भारतीय समाज और व्यक्ति के बीच व्यवधान और विरोधों को वाणी मिली। प्रथम महायुद्धोत्तर हिंदी कविता जाति, महाजाति तथा महत्वपूर्ण आदर्श या उपास्य व्यक्तियों के सुख दुख की ही नहीं वरन व्यक्ति के सुख दुख की कहानी को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती हैं। विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं, अपने अंतर्मन के भीतर ही जागता है। छायावादी कवि को अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास था और उसने बड़े उत्साह से काव्य के भाव और कला पक्ष में निज व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। अहम भावना छायावादी काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई। इस प्रकार छायावादी काव्य में व्यक्तिक सुख दुख की अभिव्यक्ति खुलकर हुई है। जयशंकर प्रसाद की आंसू तथा पंत जी के उच्छ्वास और आंसू व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के एक सुंदर उदाहरण हैं। वैसे तो व्यक्तिवाद न ही अपने आप में कोई बुरी वस्तु है और न ही इसमें किसी प्रकार की कोई असामाजिक भावना है, किंतु इस प्रसंग में और विशेषता छायावादी काव्य के संबंध में यह स्मरण रखना होगा कि इसके व्यक्तिवाद में स्व में सर्व सन्निहित हैं। छायावादी कवि का हास और रुदन रूढ़िग्रस्त संघर्ष परायण प्रबुद्ध भारतीय का हास और रुदन है। तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक व्यक्तिवादी विचारधारा पूर्ण रूप से उभर करके आई। इसीलिए इन कवियों ने अपनी इसी व्यक्तिवादी भावना को उभारते हुए अपनी कविताओं में स्पष्ट करते हुए कहा है,
मैंने मैं से ली अपनाई, एक देख एक दुख निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो यानी कि मैंने मैं से ली, मैं का मतलब ही व्यक्तिवादी की भावना होती है और इसी व्यक्तिवादी भावना को पूर्ण रूप से उभारा। देख एक दुखी निज भाई, कि मैंने किसी एक अपने ही स्वयं के भाई को, जो कि बहुत ही अधिक दुखी हैं, पीड़ित हैं, दुख की छाया पड़ी हृदय में, और उसके दुख की जो छाया थी, परछाई थी, वह मेरे हृदय पर पड़ी। जट उमड़ वेदना आई, जिसके कारण से उसके प्रति अंतर वेदना उभर करके आई। अब हम इसी कड़ी के अंतर्गत दूसरी विशेषता की बात करें तो वह आती है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत यदि हम छायावादी कवियों की बात करें तो सौंदर्य और प्रेम का चित्रण छायावादी काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि उन्होंने सौंदर्य का भी चित्रण किया है और उसके साथ साथ सुंदरता का चित्रण किया और प्रेम का भी चित्रण किया है। और यह एक मूलभूत प्रवृत्ति पूर्ण रूप से है जिसे अनेक रूपों में विभाजित किया जा सकता है। उस सौंदर्य और प्रेम को, जिसमें नारी सौंदर्य है, प्रेम चित्रण प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यंजना, अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद का चित्रण। छायावादी कवि का मन प्रकृति चित्रण में बहुत ही अधिक रमा है। इस काव्य में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया है। यानी कि काव्य के अंतर्गत हम देखें तो एक मानवीकरण स्वरूप हमें दिखाई देता है। प्रकृति को एक मनुष्य की तरह कार्य करते हुए हमें वहां पर उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस काल के जो कवि हैं, प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, इन्होंने छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में भी वर्णन किया और उसके सौंदर्य और प्रेम को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हुए एक पंक्ति के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। जैसे पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेशुद्ध चंचल। यानी क्या कहा है, पगली हाँ संभाल ले, प्रकृति को संबोधित करते हुए कहा है कि ये प्रकृति तू संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, कि तेरा जो आंचल है यानी तेरा जो सौंदर्य है, जिससे तेरा सौंदर्य ढका हुआ था, वह सौंदर्य रूपी आंचल कैसे तेरे से घिर पड़ा है। देख बिखरती हैं मणिराजी, अरी उठा बेशुद्ध चंचल, कि तेरे इस कारण से जैसे ही वह पल्लू नीचे गिरता है तो उसके सौंदर्य का जो बिखराव है वह चारों ओर हमें देखने को मिलता है। यहाँ प्रसाद अपने महाकाव्य कामायनी में रात्रि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, छायावादी कवि ने प्रकृति को आलम्बन रूप में रखकर उसका श्रृंगारिक चित्रण किया है जो रीतिकालीन श्रृंगार से भिन्न है। इनकी प्रकृति संबंधी श्रृंगारिकता में श्लीलता और सात्विकता है, रीतिकालीन इंद्रियता नहीं, किंतु कहीं कहीं पर इनके प्रकृति विषयक चित्रणों में भी इंद्रियता स्पष्ट रूप से उभर करके आई। जैसे उन्होंने कहा है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन, का स्वांग भरने वाले पंत की कविता भावी पत्नी में तथा निराला की कविता जूही की कली में किसी प्रकार की सूक्ष्मता तथा श्लीलता का दम भरना अपने आप को धोखा देना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल के कवियों ने प्रकृति के चित्रण के अंतर्गत प्रकृति को पूर्ण रूप से एक नारी सौंदर्य एवं प्रेम सौंदर्य के रूप में उभारने का प्रयास किया है। अब हम इसी विचारधारा के अंतर्गत यदि बात करें या प्रकृति चित्रण के अंतर्गत बात करें तो अनेक प्रकार की विचारधाराएं, जैसे उनकी कविताएं हैं, जूही की कली के अंतर्गत हम देखते हैं, या अन्य अनेक कविताओं के अंतर्गत जैसे नीर भरी दुख की बदली के अंतर्गत देखते हैं। तो एक पूर्ण रूप से एक बादल के समान एक व्यक्तिवादी विशेषता, जिस प्रकार से बादल विभिन्न प्रकार से पीड़ित शोषित और वह जिस प्रकार से वर्षा करता है, तो जैसे कोई मानो एक दुखी एक पीड़ित नारी को पूर्ण रूप से उभार रहा हो, उसी प्रकार से व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रकृति चित्रण के माध्यम से उभारने का प्रयास किया है। अब हम अगली विशेषता के विषय में देखें तो नारी के सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण। नारी के सौंदर्य एवं प्रेम के चित्रण की यदि बात करें तो इस समय नारी चित्रण अपेक्षाकृत सूक्ष्म और श्लील है, जिसमें स्थूलता और नग्नता प्राय न के बराबर है। स्वच्छंदतावादी होने के नाते इस काल के कवियों ने प्रेम के क्षेत्र में जाति, वर्ण, सामाजिक रीति नीति, रूढ़ियों और मिथ्या मान्यताओं को मान्य नहीं माना है। इसी प्रकार से इनके प्रेम चित्रण में भी कोई लुकाव छिपाव नहीं है, उनमें कवि की व्यक्तिकता है। इन्होंने नारी संबंधी सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण करते समय स्थूल क्रिया व्यापारों के चित्रण पर बल नहीं दिया। भाव दिशाओं का चित्रण अधिक है। इनकी प्रणय गाथा का अंत प्राय दुख, निराशा तथा असफलता में होता है।
अतः उनमें मिलन अनुभूति की अपेक्षा विरहानुभूतियों का चित्रण अधिक होता हुआ दिखाई देता है और इस दिशा में इन्हें प्रशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे इन कवि ने नारी के सौंदर्य और प्रेम को उभारते हुए कहा है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। या फिर हम देखते हैं, दोनों हम भिन्न वर्ण भिन्न जाति भिन्न रूप भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाव के से प्राणों से एक थे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है वह नारी के सौंदर्य और प्रेम के चित्रण को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाली दिखाई पड़ती हैं। अगली हम बात करें रहस्यवाद और अलौकिक प्रेम का चित्रण। देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं कि छायावादी जो कवि हैं वह रहस्यवादी विचारधारा से उत्पन्न थे, यानी कि आत्मा को परब्रह्म परमात्मा, जो कि वह परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त हैं और आत्मा जो है वह एक व्यक्त सत्ता है। तो यहाँ पर एक रहस्यवादी और अलौकिक प्रेम का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। प्राय छायावाद के सभी आलोचकों ने इसमें दार्शनिक अनुभूति तथा आध्यात्मिकता का पाया जाना आवश्यक माना है। छायावाद में बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आंतरिकता की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। यह आंतरिक या अंतर्मुखी प्रवृत्ति मनुष्य को रहस्यवाद की ओर अग्रसर करती हैं। इसलिए छायावाद के प्रत्येक कवि ने फैशन के रूप में, नाम कमाने के रूप में या आंतरिक अनुभूतियों के प्रदर्शन के रूप में रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति की है। इस प्रकार छायावादी रहस्यात्मकता में स्वभाव भिन्नता के कारण व्यंजना और प्रतीकों में अनेक रूपता मिलती हैं। निराला तत्व ज्ञान के कारण तो पंत प्रकृति सौंदर्य के रहस्योन्मुखी हुए हैं। प्रेम और वेदना ने महादेवी वर्मा को रहस्योन्मुखी किया है, तो प्रसाद ने उस पर सत्ता को अपने बाहर खोजने का प्रयास किया है। किंतु इस संबंध में एक तथ्य को भूलना नहीं होगा कि पंत, प्रसाद और निराला में रहस्यवाद की वह गहराई नहीं जो कबीर और दादू आदि में देखने को मिलती हैं। छायावाद में रहस्यवादी कवियों में वह तन्मयता और विरहानुभूति की तीव्रता नहीं जो कबीर आदि में है। सच तो यह है कि उनमें स्वाभाविकता के स्थान पर कृत्रिमता देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि रहस्यवाद की जो भावना है वह एक अलौकिक प्रेम रूप में दिखाई पड़ती हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अभिव्यक्त करते हुए कहा है, प्रिय चिरंतन है सजनी सण सण नवीन सुहागिनी में तुम मुझ में फिर परिचय क्या। तो इस प्रकार से एक रहस्यवाद अलौकिक प्रेम भावना को उद्घाटित करने वाला दिखाई पड़ता है। अंतिम इस भाग प्रथम के अंतर्गत जो हमने प्रवृत्तियां ली हैं उनमें 5 प्रवृत्तियों का चयन किया है, जिसमें अंतिम प्रवृत्ति के विषय में हम आज चर्चा करेंगे, वह है राष्ट्रीय भावना एवं स्वतंत्रता प्रेम। हम देखते हैं कि रहस्य भावना है, रहस्य भावना एवं स्वतंत्रता प्रेम। राष्ट्रीय भावना यहाँ नहीं देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर रहस्य की भावना और स्वतंत्रता का प्रेम का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। छायावादी काव्य में रहस्य भावना के साथ साथ स्वतंत्रता का आह्वान भी किया गया है। रहस्यवाद की वृत्ति अंतर्मुखी होती है, जबकि राष्ट्रीय जागरण के युग में स्वतंत्रता के आह्वान का संबंध बाह्य जगत से है और संभव है कि वह सम्मिश्रण कुछ विलक्षण भी प्रतीत होती हैं, किंतु यह कोई नई बात नहीं। अंग्रेजी के रोमांटिक साहित्य में रहस्यवाद और स्वतंत्रतावाद की भावनाएं दिखाई पड़ती हैं। ब्लैक वर्ड्सवर्थ शैली ने जहाँ स्वतंत्रता के गीत लिखे वहाँ रहस्यात्मकता का भी स्वरूप अलापा है। आर्य साहित्य के पुनरुत्थान काल में कवि किट्स की रचनाओं में प्रतीकवाद, रहस्यात्मकता एवं स्वतंत्रता प्रेम दोनों मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रहस्यवाद एवं स्वतंत्रता प्रेम का चित्रण छायावादी कवियों ने किया है और उन्होंने अपनी इसी रहस्यवाद और स्वतंत्रता प्रेम की भावना को, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने पूर्ण रूप से उद्घाटित करते हुए कहा है, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जैसी अनेकों भावनाएं उन्होंने यहाँ पर उद्घाटित की हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने छायावादी काव्यधारा की विशेषताओं के अंतर्गत हमने 5 विशेषताओं का अध्ययन किया है। हम दूसरे वीडियो यानी सेकंड भाग के अंतर्गत हमें बची हुई छायावादी काव्यधारा की विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।